देखो 24 तारीख को कि कर दे शुरू कर दे 24 तारीख को किसान मजदूर आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इस रैली का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि प्रदेश की जो गठबंधन सरकार है, जिस तरीके से गठबंधन सरकार ने भारत सरकार के इशारे के ऊपर जब 3 काले कानून इस देश के किसान के खिलाफ लागू किए, तो इन लोगों ने उन कानूनों का तो समर्थन किया ही किया। जो आंदोलनरत किसान थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर पानी की बौछारें की, और इनकी हठधर्मी की वजह से पूरे देश का किसान तकरीबन 725 किसान आसपास शहीद हुए। उसमें मजदूर भी थे, किसान भी थे। तो इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सरसा में एक विशाल रैली करेंगे। तो उस रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग समय देख रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी सरकार बनने के बाद वायदा जेजेपी ना लग किए थे, बीजेपी ना लग किए थे। कोई जमुना पार की बात करता था, कोई गंगा पार की बात करता था, लेकिन जैसे ही राज बंटने की बारी आई, हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया था। उनकी नीतियों पे, उनके काम के ऊपर विश्वास नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो काम किया, और लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला, अगर कहीं कांग्रेस का उम्मीदवार ठीक या ठीक नहीं समझो, लोगों की अपनी होती है, वहाँ जेजेपी को जिता दिया। और जेजेपी के लोग बार बार चुनाव से पहले पूरा परिवार ये कहता था कि हम इनको ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह की बातें थी। लेकिन जैसे ही सरकार बनाने का बात आई तो सारे इकट्ठे हुए। तो लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के खिलाफ जो 2019 में इन लोगों ने निर्णय लिया, दोनों दलों ने, तो आज हरियाणा प्रदेश उसके खिलाफ है। इन दोनों लोगों की वजह से ही जो हरियाणा प्रदेश के 730 किसान के आसपास शहीद हुए, उसमें जहाँ भारतीय जनता पार्टी जितनी दोषी है, जेजेपी भी उससे कम दोषी नहीं है। क्योंकि वे बार बार ये तो कहते रहे कि भाई एक एक लाठी जो किसान के ऊपर पड़ती है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब पे पड़ती है। लेकिन उन्होंने कभी साहस नहीं किया कि जब पार्लियामेंट में ये काला कानून पास हुआ, ये सत्ता में थे, विड्रॉ कर लेते। बहुत बार ऐसे उदाहरण हुए हैं कि जब लोग पार्टी छोड़ के अलग हो गए, पार्टी छोड़ के अलग हो गए। तो इसलिए सारा का सारा संदर्भ में हम रैली कर रहे हैं। अब कोई और आपने प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, संसद में जो हादसा हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? ये भाई साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है कि उन बच्चों को दोषी ठहराने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी लैक है कि नहीं। सिक्योरिटी लैक होना, जो केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार बार बार ये कहती थी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा राजनीति का मंदिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में वो लोग चले गए। तो ये जिम्मेवारी, मैं तो बल्कि आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जेपी नड्डा जी ने बयान दिया 4 दिन पहले। एक हमारे माननीय सांसद हैं राज्यसभा के, उनके घर में रेड वेड हुई, दफ्तर में जो जहाँ भी हुई, प्रचार कर दिया सोनिया जी राहुल जी बताएं ये पैसा किसका है। अरे भाई, पैसा अगला कहता है मेरा, सोनिया जी राहुल जी ने क्या पता किसके घर में कितना पैसा है। अब अगर आपके माध्यम से मैं नड्डा जी से पूछूं, ये सिक्योरिटी लैक जो हुआ है इसमें किसकी जिम्मेवारी है? आप देखिए, मैं 3 बार MP रहा हूँ। वैसे कस्टोडियन हमारा है स्पीकर साहब, लेकिन स्पीकर साहब के साथ साथ जो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है वो प्रधानमंत्री की देखरेख में, जिम्मेवारी तो गृह मंत्री की है। सिक्योरिटी किसकी है? 5 रिंग बनते हैं वहाँ, उसमें CRP भी है, दिल्ली पुलिस भी है, IB भी है, और दूसरे उनके जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग लोगों के रिंग हैं। और उसके बाद भी ये लोग चले गए।
ये तो सिक्योरिटी लेके उनकी जिम्मेवारी है, और जो ये हुआ है अच्छा नहीं हुआ। दूसरा इसका एक संदर्भ है कि वो लोग कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो अलगाववादी नहीं थे। सरकार ने इस बात पर भी विचार करना चाहिए, जो मैंने उनके नारे सुने हैं, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से उन बच्चों ने आवाज़ उठाई, संविधान ना बदलो, यही विरोध था ना। यानी कि जब भारतवर्ष के हर नौजवान के दिमाग में चीज़ आ गई कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, तो उसका विरोध था नौजवानों में। रोजगार दो, जय भीम का मानना है कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा, उन्होंने जो इच्छा जाहिर की देश की, जो देश कैसे चले, आज उसको बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हर रोज अमेंडमेंट आ रही है। तो उन्होंने जो नारे लगाए, इससे उनकी सोच, मेरी अपनी सोच है कि हानि पहुंचाने की नहीं थी। उन्होंने, क्योंकि भारत के प्रदेश की सरकार, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की वो बेटी है एक लड़की, 4 बार उसने रिटन टेस्ट क्लियर करे, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची, तो फिर उसकी सिलेक्शन क्यों नहीं? यानी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे प्रदेश में, नौकरियों में विशेष तौर से 1 नंबर पे भ्रष्टाचार है। इन बच्चों का यही था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई हैं, ठीक है, उन्होंने कानून हाथ में लिया, उनको गिरफ्तार करो, उनके ऊपर पर्चा दर्ज करो, कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन जो धाराएं लगाई हैं वो उस तरह की एक्टिविटी उनकी नहीं थी। वो टेररिस्ट नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, वो प्रदेश के नौजवान हैं, देश के नौजवान। और आगे से ध्यान रखना चाहिए, तो जिम्मेवारी है सरकार की। भाई लोकसभा चुनाव है, आपकी दावेदारी इस हाथ से फिर पक्की है? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। ये तो पार्टी जो फैसला करेगी वही होगा। सर, लेकिन आदमपुर इलेक्शन में तो आपने ये कहा था मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आदमपुर में हमेशा से चुनाव लड़ूंगा, तो फिर नहीं छोड़ा ना, कहाँ छोड़ दिया? अभी साथ ही कह रहे हो भी सरकार पार्टी नहीं, पार्टी फैसला करेगी, मतलब पार्टी भी अगर वहाँ से लड़ाएगी तभी तो कोई बात है ना। अभी तो ये मिथ्या बात है, इसमें कोई तंत्र तो है नहीं। लड़ाएंगे जब देखेंगे ना। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि आदमपुर में रहूँगा। कलायत भी रहेंगे, हम रहेंगे। इसमें कोई कौन सा पर्सन है भाई? आप ही बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने आदमपुर में मैं चुनाव। अरे कितनी अच्छी बात है, नहीं बता भाई। मेरे पिताजी हड़बाते थे। जयप्रकाश एक ऐसा नेता है जिसको हर जगह डिमांड है, यहाँ से लड़ा दो, यहाँ से लड़ा दो। कहीं कहीं तो मेरी अच्छी बात भी तो होगी ना। मुझे ये तो नहीं कहते ना यहाँ से भगा दो, जैसे अब की बार होगा। जैसे कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया पिछले दिनों कि जयप्रकाश तो बेशरम है, पहले भजनलाल जी से आ रहे, फिर मेरे से आ रहे, अब देखो, मैंने वैसे अपने कहावत है कि बिटोड़ा में गोसे से लिखड़े। उसको राजनीतिक में परिपक्वता नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं है। अगर इस सभ्य भाषा में मैं इसका ये इस्तेमाल कर दूँ, उसकी माता जी नहीं आ रही, उसके पिताजी नहीं आ रहे, वो खुद नहीं आ रहा, उनका बेटा नहीं आ रहा। बेशर्म तो वो होता है। देखो, लोग हराएं जिताए तो लोगों का फैसला है। बेशर्म होता है उस चरित्रहीन। जयप्रकाश के ऊपर आज तक बलात्कार की कोई दरखास्त भी गलती से नहीं आई, मेरे परिवार पे नहीं आई, मेरे किसी साथी पे नहीं आई।